Suppose I offer you to sell my Baleno car of 2018 model, 50,000 kilometer driven at the price of 5,50,000. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पुनीत शर्मा स्वागत करता हूं आपका प्लूटस आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले जो मैं बता दूं आपको, ये जो डेमो क्लास है वो है लॉ ऑप्शनल की। मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरा नाम है पुनीत शर्मा। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर। साथ में मास्टर्स करा है मैंने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेज है। JRF इन लॉ, 3 टाइम्स यूपीएससी में मेंस लिखा है, 1 टाइम इंटरव्यू अपेयर करा है और हर बार लॉ ऑप्शनल एज अ सब्जेक्ट दिया है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको कॉलेज के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी, PhD परस्यूइंग करंटली। तो जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि एक लॉ ऑप्शनल के पेपर में और दूसरे लॉ एग्जाम्स में क्या फर्क है। इन लॉ ऑप्शनल, फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट वी डू नॉट नीड टू स्टडी द एंटायर लॉ। हमें सारा लॉ नहीं पढ़ना। हमने हर लॉज में से कुछ टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी ने सजेस्ट करे हुए हैं, पास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं, हमें उन टॉपिक्स को इन डेप्थ समझना है। ठीक है। फिर the different approach we will follow in UPSC law optional exams as compared to दूसरे लॉज एग्जाम से, वो ये होता है कि हमारे यहाँ पे जो यूपीएससी लॉ ऑप्शनल जो मेंस का पेपर है, उसमें हम अपने आंसर जो है 150 वर्ड्स में कन्फाइन कर रहे हैं। वो 150 वर्ड्स में हम कॉन्सेप्ट कैसे लिखेंगे, फिर हमारी प्रिपरेशन कैसे होगी। इतने सारे लॉस के टॉपिक हैं, हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कवर करना है, हमें BNS कवर करना है, हमें इंटरनेशनल लॉ भी देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी देखना है, इसमें थोड़ा पॉलिटिकल पार्ट भी देखना है। तो सर ये सब कैसे कवर हो। सेल्स ऑफ गुड्स भी है, पार्टनरशिप भी है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी है। तो इतने सारे टॉपिक्स लॉ ऑफ टॉर्ट, तो हम कैसे कवर करेंगे और पढ़ेंगे कैसे, सो दैट लॉ के पेपर में हमारा जो एग्जाम में हमारे मार्क्स है वो हमारा स्कोर अच्छा है। फर्स्ट थिंग जो आपको समझ होनी चाहिए, that you will understand the nuance of UPSC law optional। जो जनरली बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो LLB करे होते हैं, तो उनको लगता है जैसे हमने अपने लॉ में आंसर लिखे हैं लॉ स्कूल में, वैसा ही यूपीएससी लॉ ऑप्शनल है। नहीं, एक बहुत फंडामेंटल फर्क है। सिंस देखिए, कॉन्सेप्ट कुछ नई नहीं है, दे आर स्टैंडर्ड। वो आपने कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, इतना लॉ हम सबको आता है। लेकिन हमें कैसे पढ़ना है, हमें 2 तरीके से पढ़ना है। फर्स्ट, इन क्लास वी विल अंडरस्टैंड द टॉपिक इन डेप्थ। जो टॉपिक आ रहा है जो यूपीएससी के सिलेबस में, हमें उसको ढंग से पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है। फिर सिंस हमारी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक पे अच्छी होगी, कई बार प्रैक्टिकल सिचुएशंस आती है, हमें उसमें आंसर लिखना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, द एंटायर कॉन्सेप्ट दैट वी हैव अंडरस्टैंड इन डिटेल we will summarize in 150 words. This is the next step. और ये चीज करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा since starting। जैसे what will be the my teaching methodology, so how I will teach you this subject of law optional। My teaching methodology is very simple, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, बहुत सिंपल रखेंगे जिससे हम सब बहुत आराम से समझ सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लॉ नहीं पढ़ा, बट सिंस लॉ ऑप्शनल स्कोरिंग है, क्यों, लॉ स्टैटिक है, क्वेश्चंस सेम आ रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे। आप एग्जाम देके दीजिए, क्वेश्चन वही आना है, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, यू आपको नाम पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन द डिफरेंस इज, द मेन डिफरेंस प्रेजेंटेशन। तो हमने प्रेजेंटेशन पे काम करना है कॉन्सेप्ट को समझते हुए। सो माय टीचिंग मेथोडोलॉजी इज
each day I will take up one topic, and second, on that topic we will understand the entire concept in detail. हम पूरी डिटेल में बात करेंगे. थर्ड स्टेप, देन वी विल सी द PYQ, कि जो हमने पढ़ा है क्या वो टॉपिक कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है, हम PYQ देखेंगे. एंड द लास्ट पार्ट, आई विल समराइज दैट एंटायर टॉपिक इन 150 वर्ड्स फॉर यू. मैं आपको दिखाऊंगा कि एक मॉडल आंसर होता कैसे है, कैसे हमें आंसर लिखना चाहिए. जितना मैंने एग्जाम क्रैक करे हैं, इंटरव्यू तक अपेयर करा, इतने मेंस मैंने लिखे, JRF इन लॉ, मास्टर्स इंडियन लॉ यूनिवर्सिटी, टफेस्ट कॉलेज, कैसे ये सब हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट अपनी लाइफ में. तो कुछ तो पढ़ना आता होगा, कुछ नुआंसेस समझ आते होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के. और जब हम क्लास करेंगे मैं आपको अपना फीडबैक बताऊंगा, अपने इनपुट्स दूंगा कि जब मैं तैयारी करता था तो हाउ आई यूज्ड टू प्रिपेयर माय नोट्स. देयर आर टू काइंड्स ऑफ नोट. फर्स्ट नोट्स दैट आई विल प्रोवाइड टू यू, वो इंस्टीट्यूट देगा, वो स्टैंडर्डाइज नोट्स होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो मेरे फ्रेम करे होंगे. इट विल बी सम टाइम माय हैंड रिटन नोट्स और माय इन द फॉर्म ऑफ टाइपिंग. बट as a previous law optional student, my one suggestion to you is that if you want to clear your exam in first attempt, then my suggestion for you is that you should prepare your notes yourself. वो कैसे करते हैं वो मैं समझाऊंगा, वो मेरा काम है. जो एंटायर कॉन्सेप्ट मैं आपको 3 से 4 पेजेस में दूंगा फॉर योर रीडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, उसको आपने 150 वर्ड में समराइज करना है. और ये काम आपने खुद करना शुरू करना है. साथ में मैं हेल्प करूंगा, कैसे डिजाइन करते हैं, क्या आपने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको हमेशा उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होने चाहिए, तो उस चीज पे काम करना है. आई विल हेल्प यू इन एवरी मैनर, कि क्या आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, कैसे हम पढ़ते हैं, किन चीजों को हमें याद रखना है, प्रैक्टिस, कि इतने सारे क्वेश्चंस का हमें जवाब कैसे देना है. मेन चीज जो है, रिमेंबर वन थिंग, लॉ यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के लिए मैं चीज आपको बता दूं, पेपर टफ नहीं आएगा. ये मैं इसलिए बोल सकता हूं, मैंने इंडिया में इतने एग्जाम निकाले हैं, मैं बाकियों की बात नहीं कर सकता. मैं अपने लेवल पर खड़ा कर देखूं, पेपर टफ नहीं है. क्वेश्चंस जो मैं करा दूंगा, जो टॉपिक्स मैं कवर करा दूंगा, उससे बाहर टॉपिक आ जाए तो आप मेरा नाम बदल दें. आप मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं, सर ये तो आपने कराया नहीं, वो चीज नहीं आएगी नौबत. लेकिन एग्जाम निकलेगा कैसे, हमें उस पर काम करना है. मतलब उस क्वेश्चन को, मतलब हमने अपने पूरे पेपर को कैसे विद इन टाइम लिमिट जो यूपीएससी ने दिया है उसमें हमें कंप्लीट करना है. द मेन थिंग इज दैट स्पीड. कंटेंट इज रेडी, आवर क्वेश्चंस विल बी रेडी बाय द टाइम ऑफ एग्जाम. द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू राइट ऑल दीज क्वेश्चंस इन द टाइम लिमिट गिवन बाय द यूपीएससी. हमें अपने टाइम लिमिट पे पूरा पेपर कंप्लीट करना. जितना क्लोज आप पेपर लेके जाओगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, हायर द चांस आप इंटरव्यू अपेयर कर सको. सो स्टार्ट करते हैं इसी चीज से. मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी होगी, कैसे हम तैयार करेंगे. बहुत सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन सी द PYQ, एंड द लास्ट मॉडल आंसर, so that from starting you will start getting the idea that how I will frame my answer. वो चीजें आप खुद भी कर सकते हो और आप उस चीज के टच में हो कि ultimately is we have to summarize that concept in 150 words. ठीक है. Now the first topic, and I can say our today's topic is consideration. Today's topic is consideration,
under the contract. So first of all, consideration is a deep and broad topic. There are various aspects of this topic. On those aspects UPSC used to answer questions. स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, सॉरी, कंसिडरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. उनमें से आज हम एक टॉपिक आज देखेंगे. टॉपिक कौन सा है? दैट टुडे वी विल एड्रेस इट इज वेदर एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. Whether an agreement without consideration is void or not. Discuss the rule with exceptions if any. Discuss the rules with exception if any. 2004 and 2022 में this question was asked by the UPSC. So consideration का हमें आज सिर्फ एक एलिमेंट डील करना है जो है whether agreement without consideration possible or not. If agreement without consideration happen, then consequence of such agreements, and what are the exceptions? What are those possible circumstances where agreement without consideration can happen? So we have to deal with this question. First, we will understand the concept, and the last, I will summarize this entire concept for you in 150 words, जिसमें मैं आपको कुछ अपने इनपुट्स दूंगा कि मैं अपना आंसर कैसे फ्रेम करता था. दिस इज प्योरली अ सजेशन. आप कैसे उससे अच्छा भी कर सको, लेकिन मुझे बहुत सिंपल समझ आता था. मैंने अपने लिए ऐसे आंसर करके रखे थे सारे. सो देयरफॉर मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई. ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या होगा इस टॉपिक को समझने के पहले हम बात करते हैं. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन. What is consideration? जब पहले हमें consideration समझ आएगा वर्ड कि सर ये वर्ड है क्या, what do you mean by consideration, then only we will able to answer whether agreement without consideration will be possible or not. ये हम देखेंगे. If yes, third exception. What are the exceptions? This will be our order of tackle this question. पहले हम consideration समझते हैं, फिर हम सोचते हैं क्या agreement without consideration हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, और exception क्या है, general rule and then exception. So अब हम सबसे पहले चीज पे चलते हैं. What is consideration? कंसिडरेशन होता क्या है ये देखिए. व्हाट इज कंसिडरेशन? बहुत सिंपल वर्ड्स में पहले मैं आपको जनरल लेमन लैंग्वेज में बताता हूं. इन कॉन्ट्रैक्ट देयर आर टू पार्टीज. वन इज नोन एज ऑफरर या प्रपोजर. द पर्सन हु मेक्स ऑफर इज नोन एज ऑफरर या प्रपोजर. Person who accept that proposal is known as acceptor. कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं. एक होता है ऑफरर, इसको हम कहते हैं प्रपोजर. दूसरी होती है एक्सेप्टर. ठीक है. सपोज आई ऑफर यू टू सेल माई बेलिनो कार ऑफ 2018 मॉडल, 50,000 kilometer driven at the price of 5,50,000. This is my offer. Suppose you accept it. Yes, सही डील है, अच्छी कार है, कम चली हुई है, कम ड्रिवन है, सिर्फ 50,000 कुछ भी नहीं होते 7-8 साल में, तो ठीक है, मेरे को एक्सेप्ट है. So I am the offerer who gives the offer. You accept my offer. You will known as acceptor. So कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग होते हैं, ऑफरर और एक्सेप्टर. जो ऑफरर होता है, जो प्रपोजर होता है, वो क्या करता है? He gives offer. ठीक है. And when the offer accepted, it become promise. It become promise.
मतलब प्रॉमिस है, मेरा क्या प्रॉमिस है कि मैं आपको अपनी कार बेचूंगा 5,50,000 में। दिस इज माई प्रॉमिस। व्हेन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। तो कहा जाता है कि ऑफरर क्या देता है? प्रॉमिस। मेरी तरफ से क्या एक प्रॉमिस है कि मैं अपनी कार आपको उतने में बेचूंगा। अब देखो, दुनिया में लॉ सेज, स्कॉलर सेज, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री। कुछ भी इस दुनिया में फ्री नहीं है। एवरीथिंग हैज अ वैल्यू। हर चीज की अपनी एक कीमत होती है। देयरफॉर प्रॉमिस शुड ऑल्सो हैव वैल्यू। प्रॉमिस की भी अपनी एक वैल्यू होनी चाहिए। दुनिया में हर चीज की कीमत है। कॉन्ट्रैक्ट इज अ बार्गेन। एज पर स्कॉलर्स, कॉन्ट्रैक्ट इज अ बार्गेन, गिव एंड टेक। आई गिव माई कार टू यू, व्हाट यू आर डूइंग इन रिटर्न फॉर मी। लॉ कहता है कुछ भी फ्री में नहीं है। अगर आपको सामने वाले की कार मिल रही है तो आप क्या कर रहे हो बदले में उसके लिए? सो ऑफरर और प्रॉमिसर क्या देता है? प्रॉमिस कि मैं आपके लिए काम करूंगा। एक्सेप्टर क्या करता है? एक्सेप्टर मनी दे सकता है, सर्विसेज दे सकता है, कोई प्रॉपर्टी दे सकता है। सो एक्सेप्टर की साइड से जो दिया जाएगा उसको लॉ में कहते हैं कंसिडरेशन। That is why it is known that contract is a give and take. Contract is a bargain. One who gives has to take something further from other also. So what is the price of promise? Scholar says consideration is the price of promise. Consideration क्या होता है? Price of promise होता है। So consideration क्या है? बहुत सिंपल वर्ड्स में, ऑफरर जो दे रहा है उसको प्रॉमिस कहते हैं। ऑफर अपना प्रॉमिस देता है। एक्सेप्टर अपनी साइड से क्या देगा? कंसिडरेशन। जैसे मैं आपको अपनी कार दे रहा हूं, आप बदले में क्या दोगे? 5.5 लाख रुपए, वो कंसिडरेशन है। पैसे नहीं देके आप गोल्ड भी दे सकते हो, वो भी कंसिडरेशन है। तो बदले में जो आप कर रहे हो वो कंसिडरेशन है। तो बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया। अब देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को। कंसिडरेशन इज अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द वैल्यू। वैल्यू मतलब प्राइस, ठीक है, वैल्यू। इट मे बी मनी, पैसा हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, सामान भी हो सकता है, सर्विसेज, और प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब सपोज आई प्रॉमिस टू गिव माई बेलिनो कार टू यू फॉर 5,50,000। इन रिटर्न यू ऑल्सो गिव मी प्रॉमिस, सर मैं प्राइस ना 1 साल के बाद दूंगा। तो अभी आपने कुछ नहीं दिया मेरे को, आपने बस मुझे वचन दे दिया। You gave me the promise that I will pay the price in next 1 year. So consideration promise भी हो सकती है। Value given by one party to another in exchange for promise। यही पढ़ा है मैंने, यही बताया आपको। consideration क्या होता है? Price of promise. Whatever is given in exchange of promise is consideration. It can be money, goods, service or promise. It is essential for forming a binding contract. It is essential for forming a binding contract. Without consideration, agreement is typically treated as gratuitous promise. Gratuitous मतलब free, बिना कंसिडरेशन के लिए। अगर कंसिडरेशन जिस एग्रीमेंट में होता नहीं है तो ये माना जाता है कि उस केस में जो प्रॉमिस है वो फ्री में है। मतलब मैं तो आपको अपनी कार दे रहा हूं, आप बदले में कुछ नहीं कर रहे हो, फ्री। ग्रेट्यूशियस मतलब फ्री है। विच लैक्स लीगल एनफोर्सेबिलिटी। और लॉ ऐसे एग्रीमेंट्स को एनफोर्स नहीं करता। प्रॉब्लम ये है, करने को आप कर सकते हो, आपकी कार है, आप फ्री में दे दो किसी को, लेकिन इफ इट इज नॉट अ गिफ्ट या एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करा, जो मैं एक्सेप्शंस कराऊंगा, और आपने अपनी कार बिना प्राइस के दी है, लॉ कहता है यू कैन नॉट एनफोर्स दिस एग्रीमेंट। सपोज कल को सामने लेने से मना कर दिया एंड टाइम पे, तो आप इस एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं करा सकते। लीगल वैलिडिटी इस एग्रीमेंट की कुछ नहीं होती है। सच एग्रीमेंट्स जीरो इन द आइज ऑफ लॉ, जीरो, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कंसिडरेशन। दुनिया में कुछ फ्री नहीं है। आपको लगता है कि आपके पॉलिटिशियन आपको फ्री में बिजली पानी सब दे रहे हैं,
ऐसा कुछ नहीं होता, नथिंग इज फ्री, एवरीथिंग हैज अ वैल्यू। कहीं ना कहीं साहब से कुछ लेके दिया जा रहा है, कुछ फ्री नहीं है इस दुनिया में, ये चीज मान के चलिएगा। लॉ कह रहा है अगर आप फ्री में डीलिंग कर रहे हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें करना आप अपनी कार फ्री में किसी को दे दो, लेकिन नो लीगल एनफोर्सेबिलिटी, मतलब सच एग्रीमेंट जीरो, यू कैनॉट एनफोर्स, यू कैनॉट अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन, ठीक है, देयर इज नो रेमेडी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट, ये चीज याद रखिएगा, इसलिए कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन कैसे किस तरीके की हो सकती है, हाँ ये हम देखते हैं, इट मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, मतलब कुछ तो होना चाहिए, मतलब इट कैन बी बेनिफिट टू द प्रोमिसर और डिटर्मिनेंट टू द प्रोमिसी, मतलब कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू इन द सेंस इट मस्ट बी रियल, लॉफुल, वैल्यूएबल, मतलब कोई कीमत होनी चाहिए, रियल होना चाहिए, मतलब इल्यूजनरी, सपना नहीं है, सपना नहीं बेच रहे हो किसी को बदले में, आप जो चीज दे रहे हो वो रियल है, पैसा रियल है, ठीक है, प्रॉपर्टी रियल है, वैल्यू उस चीज की वैल्यू डिटरमाइन, जैसे इमोशंस, इमोशंस हैव नो वैल्यू, अगर आप कह रहे हो कि बदले मैं इसको अपनी इमोशंस दे रहा हूं, इन लॉ इट इज नॉट अ कंसिडरेशन, वैल्यू रियल एंड लॉफुल, लॉफुल मतलब समथिंग, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इट शुड नॉट बी इलीगल, मतलब बदले में जो आप दे रहे हो वो चीज लीगल होनी चाहिए, जैसे सपोज आई वॉन्ट टू परचेज महिंद्रा's car, one day I visited Mahindra's showroom and I wanted XUV 300, so I gave the offer, so and dealing was set for 10,20,000, I have paid the entire amount to Mahindra 10,20,000, कैश दिया था मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज माई प्रॉमिस कि मैं आपको पैसे दूंगा, what is consideration from Mahindra side that they will provide me their car, अब लॉ कहता है कि वो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल इन द सेंस दैट कार मस्ट बी जेन्युइन, वो जेन्युइन होना चाहिए, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ कार जो चोरी से आई हो, चोरी वाली कार नहीं होनी चाहिए, पता किसी से कार चोरी करेगा मेरे को दे दी, वो नहीं है, तो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, बदले में जो आप कर रहे हो वो चीज लॉफुल होनी चाहिए, इसको हमें देख के चलना है, लॉफुल, फिर इट सफिशिएंट, नॉट नेसेसरी एडुकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है हमारे यूपीएससी लॉ ऑप्शन में, कंसिडरेशन, राइट अ नोट ऑन द एडुकेसी ऑफ द कंसिडरेशन, अब देखो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ इज दैट कंसिडरेशन मस्ट बी सफिशिएंट, मतलब I am giving my car, Baleno car to you. It is necessary that you must do something in return for me. मतलब आप फ्री में नहीं करोगे, आप कुछ ना कुछ करो, सपोज आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, चलेगा, लॉ ये नहीं कहता कि कंसिडरेशन एडुकेट होनी चाहिए, ये कोई इंडिया में रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर 10 लाख की चीज 10 लाख ही दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 10 लाख की चीज 1 रुपए में भी दे सकते हो। Supreme Court in the case of K.S. Prakash versus Union of India held that property sold for ₹1 is valid. अगर कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी 1 रुपए में बेचता है वो वैलिड है, प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर ₹1 इज वैलिड, ये वैलिड है, तो मतलब कंसिडरेशन होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी एडुकेट, ये इंडिया में रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंसिडरेशन एडुकेट हो, बस हो, बस ये रिक्वायरमेंट है, होना चाहिए कुछ ना कुछ, 1 रुपए लो 10 रुपए लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू आप रखाओगे, लॉ को एडुकेसी से कोई मतलब नहीं है, इट इज फॉर द पार्टी टू डिसाइड एडुकेशन, मेरे मन है मैं अपनी प्रॉपर्टी 1 रुपए में दे दूं किसी को, गिफ्ट नहीं कर रहा, 1 रुपए में दी है, लॉ सेज इट इज वैलिड, इट इज अलाउड, कंसिडरेशन मस्ट बी सफिशिएंट नॉट एडुकेट, ये चीज याद रखना, सो कंसिडरेशन वैल्यूएबल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, प्लस सफिशिएंट होनी चाहिए, एडुकेस की कोई रिक्वायरमेंट हमारे देश में नहीं है, तो ये थोड़ा समझ आया हो कंसिडरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब एक कंसिडरेशन देखा जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंसिडरेशन इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लिश कॉमन लॉ एंड
In India, this term consideration has been defined in section 2D. इंडिया में कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2D. अब देखते हैं लॉ क्या कहता है. When at the desire of the promisor, marks this as 1. When at the desire of the promisor, promisee or any other person has done or abstained from doing. This is second point. Promisee or any other person has done or abstains from doing. Third point. Does or abstain from doing. Fourth point. Promises to do or abstain from doing. Fifth point. Something. Sixth point. Such act, abstain and promise is known as consideration for the promise. ज्यादा समझ नहीं आया होगा मुझे पता है. अब मैं क्या करके वर्ड्स का मैंने 1 2 3 क्यों करा? अब इसको लॉ को पढ़ने का तरीका होता है. जितना भी लॉ हमें पढ़ना है, हमें बहुत डीप में नहीं है, लेकिन हमें पता पढ़ना आना चाहिए कि लॉ पढ़ते कैसे हैं. तो मैंने करा इस डेफिनेशन को ना कुछ एसेंशियल्स में बांट दिया. नाउ आई विल एनालिसिस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस एसेंशियल. तो अगर मुझे एसेंशियल के हर वर्ड का मतलब समझ आ गया तो मुझे पूरी डेफिनेशन समझ आ गई कहना क्या चाह रही है. तो पहली चीज है कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. I hope you understand what is promisor. Who is promisor? Offerer. The person making offer is known as promisor because he gives promise. Proposer बोलो, promisor बोलो, offerer बोलो, एक ही बात है. तो कह रहे हैं कि जो भी कंसिडरेशन हो वो ऑफरर की, प्रपोजर, प्रोमिसर की डिजायर पे होना चाहिए. सपोज व्हाट आई वांट इन रिटर्न ऑफ माय कार, आई एम दी वन हु विल डिसाइड दैट. मुझे मेरी कार के बदले में क्या चाहिए? 5.5 लाख रुपए कैश चाहिए, या मुझे गोल्ड चाहिए, या मुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए? ये प्रोमिसर डिसाइड करेगा कि कंसिडरेशन देना प्रोमिस ही ने है, लेकिन वो किस फॉर्म में होगा उसको डिसाइड प्रोमिसर करता है. फिर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन बाय प्रोमिसी. इन इंडिया consideration can be given by the promisee or any other person. मतलब एज अ प्रोमिसी काम मैं भी कर सकता हूं और मेरे बिहाफ पे कोई और भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है. हमारे यहाँ दोनों अलाउड है इंडिया में. इसी को कहते हैं स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में अलाउड है. प्रोमिसी खुद ना काम करे किसी और से करवा सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपके घर नलका खराब हुआ, आपने ठेकेदार को बुलाया कि मेरा नलका ठीक करवा दो. ठेकेदार के बहुत सारे जूनियर होते हैं, वो उससे ठीक करवाएगा और आपसे पैसे ले जाएगा. काम तो उसने नहीं करा, काम उसके जूनियर ने करा. कंसिडरेशन वाज गिवन बाय द जूनियर इंजीनियर. ठेकेदार ने तो कुछ नहीं करा, लेकिन पैसे ये लेके जाएगा. ठीक है, तो ये अलाउड है इंडिया में. फिर लिखा हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग. इसको कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन. कंसिडरेशन कैन बी द पास्ट, मतलब it may happen that act or abstain may done earlier and promise made later on. ऐसा हो सकता है कि एक्ट पहले कर लिया है, प्रॉमिस बाद में करा गया है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लोन दिया फॉर 10,000, ठीक, वन ट्रांजेक्शन. सेकेंड ट्रांजेक्शन मैंने मैंने क्या करा, कुछ दिनों के बाद आप किसी शॉप से गुड्स ऑर्डर करे कि 10,000 के गुड ऑर्डर करे कि मुझे 10,000 गुड्स पहुंचा दो. आपने मुझे गुड्स पहुंचा दिए. You ask for the price. I say to you, my loan taken as a मेरे लोन को आप कंसिडरेशन ले लो, पैसे काट लो. तो क्या हुआ? एक्ट और एब्सटेन. एक्ट पहले हो गया, लोन पहले दे दिया गया, प्रॉमिस बाद में दिया गया कुछ दिनों के बाद कि मेरे लोन को आप एडजस्ट कर लो. इसको कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन, इंडिया में वैलिड है. फिर है डज. डज दिखाता है प्रेजेंट कंसिडरेशन. प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन एंड प्रॉमिस गिवन एट द सेम टाइम, उसे कहते हैं प्रेजेंट. मैंने आज ही आपको अपनी कार बेचने का प्रॉमिस करा और आपने आज ही पैसे मुझे दे दिए, वो होती है प्रेजेंट कंसिडरेशन. उसी समय, जैसे दुकानों पे आप शॉपिंग करने जाते हो, मॉल वाले सामान लेते हो, वहीं से पैसे देते हो, वो प्रेजेंट कंसिडरेशन है. इट इज अलाउड. प्रॉमिस टू डू. प्रॉमिस टू डू मतलब फ्यूचर कंसिडरेशन. यू आर नॉट गिवन मनी, गुड्स, सर्विस एट प्रेजेंट.
आप कुछ भी अभी नहीं दे रहे हो ना आपने पास्ट में दिया है। यू आर प्रॉमिस टू गिव दैट मनी गुड सर्विस इन फ्यूचर, उसको कहते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन में दोनों साइड से प्रॉमिस होता है। मेरा भी प्रॉमिस है कि मैं आपको अपनी कार बेचूंगा, आपका भी प्रॉमिस है कि आप मुझे अपने पैसे उस दिन ला के दोगे, तो इसको कहते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। सपोज एग्रीमेंट आज हुआ, प्रॉमिस जो है 1 साल के बाद देने का पैसे, तो इसको कहेंगे फ्यूचर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन फ्यूचर में आएगी। समथिंग मैंने बता दिया, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, लॉफुल, वैल्यूएबल एंड सफिशिएंट। वो होता है समथिंग, कुछ होना चाहिए वो, तो इसी को आप कहते हो कंसिडरेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इससे हमें समझ आता है, तो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हुई व्हाट इज कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन हमें समझ आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर कॉन्सेप्ट, कैन देयर बी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन? कैन देयर बी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन? क्या बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट हो सकता है? पहले तो एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस गिव्स यू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज अ हैंडशेक, कुछ नहीं है, एग्रीमेंट एक हैंडशेक है। द पर्सन हु पुट हिज हैंड फर्स्ट टाइम, जो अपना हाथ सबसे पहले बढ़ा रहा है, उसको कहेंगे उसने ऑफर दिया है। द पर्सन हु होल्ड्स दैट हैंड इज नोन एज एक्सेप्टर। तो ये क्या हैंडशेक हो गया, तो ये एग्रीमेंट है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस गिव्स यू एग्रीमेंट। अब क्या बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट्स हो सकते हैं? यस, देयर कैन बी एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। हो सकता है कि देखो एग्रीमेंट की डेफिनेशन में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस गिव्स यू एग्रीमेंट। लेकिन कर लो, ऐसे एग्रीमेंट्स बना लो, लेकिन व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ सच एग्रीमेंट? लॉ की नजरों में ऐसे एग्रीमेंट्स का स्टेटस क्या होगा? सो लॉ सेज देयर कैन बी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, बट स्टेटस ऑफ सच एग्रीमेंट, लॉ में ऐसे एग्रीमेंट्स का क्या स्टेटस है? वॉइड। वॉइड मतलब जीरो, नॉन एनफोर्सिएबल। यू कैनॉट अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ। कर लो जितने एग्रीमेंट करने हैं, लेकिन कोर्ट नहीं जा सकते। सो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो इसकी फ्रेज क्या होता है? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो पहला पार्ट क्या? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। सो यस, वी कैन से दैट देयर कैन बी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, बट status of such agreement will be void. Such agreement will be zero in the eyes of law. ठीक है, जैसे देखो agreement without consideration will be void. So agreement without consideration हो सकते हैं, पेपर में यही पूछा था, बोलो हो सकते हैं, but status of such agreement will be void. कहां दिया हुआ है? सेक्शन 25 ICA, सेक्शन 25 ICA. This means contract lack consideration, it is not enforceable in the court of law. यही तो चीज है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट कहां से ड्राइव हुआ? लैटिन मैक्सिम है, नोडो पैक्टो नॉन ऑबिटर एक्शियो, मतलब आउट ऑफ नेकेड पैक्ट नो कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। मतलब एक नेकेड पैक्ट से कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्या देखो ना, अगर आपको कंसिडरेशन रखने का टाइम नहीं था, इट मींस आपकी सीरियसनेस नहीं थी उस एग्रीमेंट में। तो अगर आपकी सीरियस नहीं, तो कोर्ट क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? दैट इज व्हाई लॉ सेज कि such agreements will not be enforceable. They are not, such agreements cannot be brought into before the court of law. Promise is not actionable. करने जितने एग्रीमेंट बनाओ, लेकिन कोर्ट नहीं जा सकते। Such agreements will not be convert into contract. Simple. कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो void agreements होंगे, जीरो होंगे। कॉन्ट्रैक्ट मीन समथिंग विच कैन बी एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। तो ये प्रॉब्लम है, कर लो लेकिन कोर्ट नहीं जाओगे, स्टेटस void. फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस टू गिफ्ट अ कार टू बी विदाउट रिक्वायरिंग एनीथिंग इन रिटर्न फॉर बी. बी कैन नॉट एनफोर्स द प्रॉमिस इन कोर्ट बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन. कोई कंसिडरेशन तो है ही नहीं, तो इन्फोर्स कैसे करेंगे? बताऊंगा एक्सेप्शन में कैसे इन्फोर्स हो सकता है, वैसे जनरल रूल नहीं इन्फोर्स हो सकता। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये देखिए लॉ भी आ गया। देखो लॉ अपने को पता होना चाहिए, थ्योरी पता होने से काम नहीं है,
क्योंकि जब मैं आपको 150 वर्ड्स में मॉडल आंसर दिखाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपने वर्बेटम लॉ याद नहीं करना है, बट इन ऑर्डर टू मेक योर आंसर प्रेजेंटेबल, क्योंकि लॉ स्टैटिक है, आज भी वही क्वेश्चन है जो सारे लॉ स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं चेंज हो रहे हैं। आपके टाइम पे वही थे, सॉरी मेरे टाइम पे वही था, आपके टाइम पे आज वही क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में यूपीएससी में, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। टॉपिक शॉर्ट, कॉन्सेप्ट स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है, चेंजिंग रोज नो चेंज लॉ नहीं होते हमारे देश में। सो खुद सोचो यार कि तुम्हारे आंसर को दूसरे के आंसर से कैसे अलग करोगे। सबने एक जैसा आंसर लिखा, एग्रीमेंट विद, आज आपको पता चल गया ना एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होते हैं, ये बात सबको पता होगी। सेक्शन 25 में लिखा है, ये आपको ही पता, सबको पता होगी अब तो, जिनने लॉ ऑप्शनल के लिए पढ़ाई करी है। एक बार बैठ के सोचो कि मेरे आंसर को दूसरों के आंसर से कैसे फर्क होगा। जिस दिन ये सोचोगे ना, गारंटी कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। इंटरव्यू तक तो आराम से पहुंच जाके बैठे होगे। मेरा इंटरव्यू में कब पहुंचा, जब मुझे ये चीज समझ आ गई, जब मैंने इसी पे फोकस करा कि यार कहीं कुछ कमी हो रही है, क्यों नहीं मेंस निकल रहा है। तो फिर मैंने सर्च करा, तो मैंने ढूंढा, अपने आप को एग्जामिन करा, समझ आया प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज प्रेजेंटेशन। दो चीज याद रखना अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है। एक, पहली चीज, आपने अपनी स्पीड पे काम करना है। दूसरा, प्रेजेंटेशन। आज से 4 साल 3-4 अटेम्प्ट देने के बाद भी यही कंक्लूजन निकलेगा जो मैं आज आपको फर्स्ट डे बता रहा हूं, क्योंकि मैंने उस प्रोसेस को देखा है, आपकी जर्नी से निकला हूं, और फिर जब समझ आई तो फिर एग्जाम्स निकलने बहुत शुरू भी हो गए। वो किसी भी फील्ड में आप एग्जाम दो, प्रेजेंटेशन इज मस्ट, तो प्रेजेंटेशन पे काम करिएगा, ठीक है। तो 25 में एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्शंस। Exception means there are following circumstances where there can be contract without consideration. Contract कह रहा हूं मैं, contract है, you can enforce in the court of law, but without consideration. It is statutory exception. ये law ने exception create करी है, वैसे ऐसा कोई exception थी नहीं। क्या क्या है? Agreement made out of natural love and affection. मतलब love and affection, if agreement is made between close family members out of love and affection, close family members के बीच में agreement होना चाहिए, out of love and affection में होना चाहिए। requirement क्या है? it must be in writing and registered. बस writing, registered, close family members and love and affection. Such agreements can be enforced without consideration. These are contract without consideration. फैमिली मेंबर मतलब ब्लड, मैरिज, अडॉप्शन। प्यार से, हेट्रेड नहीं होना चाहिए, प्यार से होना चाहिए, इन राइटिंग और रजिस्टर्ड, तो ये एग्रीमेंट्स एप्लीकेबल हैं, दे आर अलाउड। तो ये पहली एक्सेप्शन है, ये सेक्शन 25 क्लॉज 1 में हमें दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट एक्सेप्शन, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। पास्ट वॉलंटरी सर्विस मतलब सपोज यू हैव डन समथिंग वॉलंटरली फॉर सम पर्सन इन पास्ट, आपने कुछ किसी के लिए करा है पास्ट में वॉलंटरली। नाउ दैट पर्सन और प्रॉमिसेस टू रिवॉर्ड योर एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स को रिवॉर्ड करने के लिए कुछ करना चाहता है, सो इट इज कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। इफ अ पर्सन हैज वॉलंटरली प्रोवाइडेड सर्विस और बेनिफिट टू अनदर पर्सन, recipient later on promise to compensate them, agreement may be enforceable. Example, पर्स लॉस्ट, किसी का पर्स गुम गया, आपने ढूंढ के दे दिया, ठीक है, तो लॉ जनरल रूल क्या है? पास्ट वॉलंटरी सर्विस इज नो कंसिडरेशन। लेकिन लॉ ने इसको एक्सेप्शन बनाया, लॉ ने कहा देखो कंसिडरेशन तो ये है नहीं, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से किसी के लिए फ्री में कुछ काम करा था पहले, लेकिन लेटर अगर वो प्रॉमिस कर दें, अब ये आप इस प्रॉमिस के बेसिस पे कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। पर्स लॉस्ट, आपने फाइंड करके दिया, जिसका पर्स तो उसने कहा कि मैं आपको 50 रुपीज रिवॉर्ड दूंगी, कल आके घर से रिसीव कर लेना। नाउ इट इज एनफोर्सिएबल अगर वो 50 रुपीज आपको ना दे। तो पास्ट सर्विसेज डन वॉलंटरी इज सेक्शन 25 क्लॉज 2। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट, याद रखना पेपर में लिखना एग्जाम्पल में, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन।
एक्सेप्शन है ये। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट, सपोज डेटर कैन मेक अ रिटर्न प्रॉमिस, रिटर्न होना चाहिए, टू पे डेप्ट दैट इज लीगली अनएनफोर्सिएबल। टाइम बार डेप्ट मतलब एज पर लिमिटेशन एक्ट इन इंडिया, एज पर लिमिटेशन एक्ट यू कैन अप्रोच कोर्ट विद इन द टाइम लिमिट मेंशन इन लिमिटेशन एक्ट। सपोज हर चीज की लिमिटेशन है, कोर्ट आपके लिए पूरी जिंदगी खुली नहीं बैठी हुई। आपका जब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, मतलब जब से आपका राइट वायलेट हुआ, उसके विद इन 3 years 4 years टाइम लिमिट सबकी हर केस में लगे। फॉर एग्जांपल टॉट के केस में विद इन 1 year जब से आपका टॉट हुआ, आपको कोर्ट में अप्रोच करना है फॉर डैमेजेस। अगर आप 1 साल के बाद नहीं गए, सूट टाइम बार्ड, मतलब इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अब आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते। तो वही कह रहे हैं कि एक डेप्ट टाइम बार्ड हो गया था, आपको कोर्ट जाना था, आपने किसी को लोन दिया, उसने मना कर दिया, विद इन 12 years यू शुड अप्रोच द कोर्ट, आपने कोर्ट को अप्रोच नहीं करा, 12 साल खत्म हो गए। नाउ इट इज टाइम बार डेप्ट। अब इसको कैसे कोर्ट में लेके जाओगे? अगर डेटर खुद रिटर्न प्रॉमिस कर दे कि मैं आपको आपके डेप्ट को एक्नॉलेज कर ले कि हाँ मैंने लोन लिया था, और प्रॉमिस कर दे रिटर्न में इन साइन कि मैं आपको पैसे लौटाऊंगा, नाउ यू कैन, दिस प्रॉमिस is a contract without consideration, you can file a suit on the basis of this promise। तो ये चीज याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट, गिफ्ट इज अ इंपॉर्टेंट, गिफ्ट इज वॉलंटरी ट्रांसफर प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। सो गिफ्ट वैलिड है, लीगली बाइंडिंग है। एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशन में कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड, 185 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। इन दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किसी को बिना पैसों के अपना एजेंट बना सकते हो, इट इज वैलिड, इट इज एनफोर्सिएबल इन द लॉ। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन्वॉल्व्स द 3 parties, principal debtor, creditor and the guarantor. Guarantor promise to pay the debt is valid even if there is no direct consideration from the creditor to guarantor। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं। पहली पार्टी क्रेडिटर जो लोन दे रही है, प्रिंसिपल डेटर जिसको लोन मिल रहा है, और एक गारंटर जो गारंटी ले रहा है कि अगर इसने लोन नहीं चुकाया तो मैं दूंगा। तो ध्यान से देखोगे ना, गारंटर कोई डायरेक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, गारंटर का प्रॉमिस है क्रेडिटर को कि अगर इसने लोन नहीं दिया मैं आपके पैसे लौटाऊंगा, ये तो उसका प्रॉमिस है। बदले में इसको क्या मिल रहा है? इसको कुछ डायरेक्ट में नहीं मिल रहा, क्रेडिटर इसके कहने पे लोन प्रिंसिपल डेटर को दे रहा है। तो यही कह रहे हैं, तो सिंस गारंटरी कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट्स एनफोर्सिएबल हैं। प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर गया तो श्योरिटी को, गारंटर को पैसे देने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन, पर्सन प्रॉमिस टू डोनेट चैरिटी, चैरिटी जो आप करते हो एनफोर्सिएबल है, बाइंडिंग है। चैरिटेबल सब्सक्रिप्शंस, आप पे केस हो सकता है, आपने प्रॉमिस करा पैसे दूंगा, चंदा दूंगा, सामने वाले ने काम शुरू कर दिया, आपने नहीं दिया पैसा, तो वो आप पे केस कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन, दीज आर दी एक्सेप्शंस। तो हमसे क्या पूछा था? पहला हमारा पार्ट क्या था? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड, यस। एक्सेप्शंस है, यस देयर आर एक्सेप्शंस। अब मेन चीज, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया डिटेल में, व्हाट इज कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, स्टेटस ऑफ सच एग्रीमेंट्स एंड एक्सेप्शंस। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर कॉन्सेप्ट, लास्ट पार्ट इज मॉडल आंसर। कि सर पेपर में लिखना कैसे है? ये तो आपने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझा दिया हमें, ठीक है, समझ भी आया, मजा भी आ गया, क्लियर हो गया, लेकिन 150 वर्ड में हमें इसको समराइज करना है। कैसे करेंगे पेपर में? अब कुछ चीजें समझाता हूं मैं आपको। जब भी अपना मॉडल आंसर बनाओ, सेक्शन नंबर हमेशा मेंशन करना है। जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी ना पेपर में, कैसे आपका आंसर सबसे अलग होगा, सेक्शन मेंशन होना चाहिए, लॉ का नाम पूरा मेंशन होना चाहिए। फिर राइट आंसर इन स्मॉल पैरास, 150 वर्ड का एक बड़ा सा पैरा मत लिख दो, छोटे छोटे पैरास या पॉइंटर्स का इस्तेमाल करो, फिर आपका आंसर अच्छा होगा।
इन 3 फंडामेंटल का इस्तेमाल करोगे तो आपका आंसर अपने ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। और कोशिश करो जो फर्स्ट पैरा होगा उसमें अपने क्वेश्चन को एड्रेस करो जो पूछा गया है, यस नो, स्टेटमेंट सही है गलत है, और लास्ट में एक लाइन कंक्लूजन। तो ये स्टार्टिंग इंट्रो, लास्ट कंक्लूजन, बीच में बॉडी, और इस तरीके से सेक्शन नंबर, लॉ का नंबर, सेक्शन नंबर, बेरेट का नाम जो लॉ का नाम है, फिर स्मॉल पैरास। तो कुछ फंडामेंटल्स हैं, ये हमें ध्यान रखने अपने आंसर्स को। मैंने इसको यूज करा, मुझे बेनिफिट हुआ कि मैं इंटरव्यू तक बैठा हुआ था। अब मैं आपको दिखाता हूं मॉडल आंसर, नोटिस करना सेम चीजें मैंने अपने आंसर में लिखी हुई है। ऐसे आंसर लिखते हैं यूपीएससी लॉ ऑप्शन में। इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, मैं उसी क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में, मैं दिखा दूं एक बार अगर आप भूल गए तो। Whether an agreement without consideration is void? Question mark. Discuss the rule with exceptions if any. In the contract law, principle of ex nudo pactio non obiter exio. A bare promise does not create a legal obligation. Establishes that agreement without consideration is generally void. देखो मैंने अपने पहले पार्ट में इसको अपना आंसर दे दिया। क्या एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है? यस, ये प्रिंसिपल भी कहता है। कंसिडरेशन डिफाइंड इन सेक्शन 2D ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द एसेंशियल एलिमेंट डिस्टिंग्विश एनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ग्रेटिशियस प्रॉमिस। हाउएवर सेक्शन 25 प्रोवाइड्स की एक्सेप्शंस वेयर एग्रीमेंट्स आर वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। एग्रीमेंट वैलिड है बिना कंसिडरेशन। क्या क्या एक्सेप्शंस है? Natural love and affection. If written and registered agreement exists between close relations. केस का नाम, कोशिश करना एक केस का नाम अपने आंसर में लिखो, वो आपके आंसर को प्रेजेंट है। सुप्रीम कोर्ट का मिले सबसे अच्छा है। केस का नाम, पास्ट वॉलेंट्री सर्विस वेयर अ सब्सिक्वेंट प्रॉमिस इज मेड टू कंपनसेट। केस का नाम, टाइम बार डेप्ट्स, अ रिटन प्रॉमिस टू पे एक्सपायर डेप्ट। गिफ्ट्स, एजेंसी, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स। लास्ट पार्ट कंक्लूजन। Thus, while consideration is fundamental, court recognize equitable exceptions for enforcing obligations. देखा मेरे आंसर को? ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। कितनी लॉ ऑप्शन क्लासेस कर लो, कहीं से भी कर लो, कोई इश्यू नहीं है। जो मेरे सक्सेस का मुझे लगता है रीजन है, और मैं किसी भी, मेरी फैमिली में कोई लॉ बैकग्राउंड किसी का नहीं है, खुद अपने दम पे लॉ करा, समझा, सपना था आईएएस बनने का, तो इसलिए लॉ में कूदे, समझ आया, पढ़ा, फिर नुआंसेस समझे, और करते करते किस्मत ने इंटरव्यू तक तो पहुंचाया, और मेहनत भी लगी। तो कुछ चीजें हैं सीनियर से समझा कैसे आंसर लिखते हैं, फिर अपना आंसर तरीका डेवलप कर, अपना पैटर्न बनाया लिखने का। तो मैं अपने आंसर ऐसे लिखता था। पहला इंट्रो जिसमें एड्रेस होगा डायरेक्ट क्वेश्चन को, फिर बॉडी क्वेश्चन की जो पूछा जा रहा है, लास्ट में कंक्लूजन। केस लॉज आ गए, सेक्शन का नाम आ गया, देखो बेरेट का नाम आ गया, सारे फंडामेंटल्स हैं। कोई मना करे दिखा दे कि आंसर अच्छा नहीं है, तो मैं ये समझा। तो प्लूटस आईएएस में से अगर आप लॉ ऑप्शन प्रिपरेशन करते हो, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको ऐसे मॉडल आंसर्स, आपको ढंग से तैयारी कैसे होती है। अभी तो मैं आपको नोट्स कैसे बनते हैं, तो मैंने खुद अपना आंसर बनाया, लेकिन ये मैंने कैसे बनाना सीखा, इसकी भी एक तरीका है। ऐसे नहीं बन जाएगा ये आंसर आपसे, आप कोशिश करके देखना, उसका भी तरीका है। जो नोट्स हैं उसको आप कैसे समराइज करोगे, फिर जाके इस आंसर को बनाने की स्टेज है, फिर स्पीड कैसे गेन करोगे। अल्टीमेटली आपका टेस्ट स्पीड के साथ होगा। स्पीड को कैसे बीट करोगे वो देख, कि पूरा पेपर हमें एटलीस्ट 90% कंप्लीट करके आना है। पेपर में कुछ भी नहीं है, हमें बस उसको कंप्लीट करना है। हमें उस लेवल की अपनी स्पीड चाहिए, रिटन प्रैक्टिस चाहिए। वो कैसे बनेगी, नोट्स मेकिंग कैसे होगी। चलो पढ़ा तो सर आपने बहुत अच्छा दिया, समझ भी आ गया, लेकिन याद कैसे करें वो भी समझाऊंगा, लेकिन एक एक करके सारे स्टेप्स हैं।
उम्मीद करता हूं आपसे क्लास में मिलेंगे और आगे डिटेलिंग में जो चीजें रह गई, जो मैंने को बोला चीजें सिखाऊंगा। पढ़ाई है, लॉ पढ़ाना है, वो तो हमें कराना ही अच्छी तरीके से तैयार, लेकिन एग्जाम कैसे निकलेगा उस पर हमें काम करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना और होप टू मीट यू इन द क्लास। थैंक यू।